आज हम पढ़ने वाले हैं 9th का एक फर्स्ट चैप्टर, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मोशन। मोशन मीन्स क्या होता है? गति होता है। मोशन कहने से ही मतलब है कि द मूवमेंट इन अ बॉडी। मोशन का मतलब क्या है? मूवमेंट। मोशन को हम लोग एक अनदर वर्ड में भी कह सकते हैं कि मोशन क्या एक मूवमेंट होता है। तो मोशन कहने से एक ब्रेन में यानी माइंड में एक इमेज आता है कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मोशन का कंसेप्ट समझेंगे। हाउ कैन वी डिफाइन मोशन? मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए, मोशन, किसी भी बॉडी मोशन में तभी कहलाएगा जब वो अपना क्या करेगा? पोजीशन जो है वो अपना पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करेगा। तो ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि ए बॉडी, डिफिनेशन है, ए बॉडी इज सेड टू बी in motion. A body is said to be in motion when it changes its position with respect to time. With respect to time. यानी एक बॉडी मोशन में तभी कहलाएगा जब वो अपना पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करेगा। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक बंदा खड़ा है, यहाँ पर कोई एक बंदा खड़ा है, कोई एक बॉय खड़ा है, ये कोई बॉय है, ये कोई बॉय है। और क्या है कि यहाँ पे कोई एक बस स्टैंड है, यहाँ पर कोई एक बस स्टैंड है, या फिर यहाँ पे कोई एक बस जा रही है, बस जा रही है। बस क्या है? मोशन में है। ये कोई एक बस है, दिस इज बस। तो इधर ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये जो पॉइंट, ये जो बॉय है, वो बॉय क्या लेकर है कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो बस है, वो बस क्या कर रहा है? इस तरफ मोशन कर रहा है। यानी इस मोशन कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट ये मोशन कर रहा है यानी मूव कर रहा है, या फिर रेस्ट में है, तो उस चीज को ऑब्जर्व कौन करेगा? कोई ना कोई पर्सन करेगा, कोई ना कोई पर्सन करेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, कोई देख नहीं रहा है, तो उसको कौन बोलेगा? मोशन में है, मूव कर रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को फाइंड आउट करने के लिए, देखने के लिए, मोशन में है या फिर रेस्ट में है, उस चीज को देखने के लिए एक ऑब्जर्वर चाहिए होता है। ये बॉय, यही बॉय क्या कहलाएगा? ऑब्जर्वर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑब्जर्वर कहलाएगा। ऑब्जर्वर क्यों कहलाएगा? क्योंकि यही बॉय, यही ऑब्जर्वर क्या कर रहा है कि ये बॉडी, ये बस जो है वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है, इस चीज के स्टेट को ये बताता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये अपना क्या करता है? टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहा है, और वहीं पर एक ऑब्जर्वर चाहिए होता है जो इस चीज को ऑब्जर्व करेगा कि ये मोशन में है या फिर रेस्ट में है। तो इस बॉय को, ये जो पर्सन जो खड़ा है एक पॉइंट पे जो ऑब्जर्व कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वर बोलेंगे। और जिस पॉइंट पे खड़ा होकर ये ऑब्जर्व करता रहता है कि ये बॉडी मूव कर रहा है या फिर रेस्ट में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ रिफरेंस। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ रिफरेंस, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं रिफरेंस पॉइंट। रिफरेंस पॉइंट बोलेंगे, या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ रिफरेंस। ये पर्सन देख रहा है कि ये क्या है? बॉडी मोशन में है, ये बॉडी मूव कर रही है ना? तो ये क्या कहलाएगा? रिफरेंस पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ रिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं रिफरेंस पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे। तो डिफरेंस पॉइंट को डिफाइन करेंगे कि द पॉइंट
एट विच या फिर फ्रॉम विच द पॉइंट फ्रॉम विच एन ऑब्जर्वर observes whether a body is in a state of rest or in motion is called reference point. उसको क्या बोलेंगे? रिफरेंस पॉइंट बोलेंगे। यानी रिफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से कोई भी ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्व करता है कि कोई भी बॉडी वो स्टेट में है या स्टेट ऑफ रेस्ट में है या फिर मोशन में है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफरेंस पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ रिफरेंस बोलेंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट ए है, वो क्या कहलाएगा? रिफरेंस पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिफरेंस पॉइंट कहलाएगा। अब यहाँ पे एक टर्म आता है रेस्ट। तो रेस्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? एक टर्म है, मोशन को डिफाइन कर लिए कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे हम रेस्ट में कहेंगे कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, ए बॉडी इज सेड टू बी इन rest when it does not changes its position with respect to, इसको हम पढ़ते हैं with respect to time, है ना। यानी कोई भी बॉडी रेस्ट में तभी कहलाएगा जब वो अपना टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। यानी ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इस चीज को हम लोग रेस्ट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आता है फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज मीन्ड बाय फिजिकल क्वांटिटी? नेक्स्ट जो टर्म है वो हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। देखिए फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, जैसे मान लीजिए जितना भी क्वांटिटी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, तो मार्कर का कुछ ना कुछ लेंथ होता है, कुछ ना कुछ इसका रेडियस होगा। कोई भी अगर एक वायर है तो वायर का कुछ ना कुछ लेंथ होगा। कोई भी एक क्यूब है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? साइड का लेंथ होगा। कुछ एक क्यूबाइड है तो कुछ ना कुछ क्या होगा? साइड का लेंथ, ब्रीथ और हाइट होगा। तो वो क्या कहलाता है? यानी उस लेंथ, ब्रीथ, हाइट या फिर मान लीजिए टेम्परेचर है उसको मेजर करते हैं, है ना, डिस्टेंस है उसको मेजर करते हैं। जितना भी इंटायर क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं वही क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। यानी दोज टाइप ऑफ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, यानी जिसको हम लोग मेजर कर पाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। यानी हम लोग लिखेंगे कि दोज क्वांटिटी ऑफ फिजिक्स which can be measured, those quantity of physics which can be measured is called physical quantity। उसी को क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। यानी वैसा क्वांटिटी ऑफ फिजिक्स जिसको मेजर किया जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो दो तरह का होता है। फिजिकल क्वांटिटी आर ऑफ टू टाइप्स। ये फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है। वैसे होता तो तीन तरह का है, लेकिन एक 11th में पढ़ना होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी तीन तरह का होगा, एक स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी और तीसरा टेंसर क्वांटिटी होता है। तो इस चीज को हम लोग ऊपर लिखते हैं।
फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो 3 तरह का होता है। सबसे पहला जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। दूसरा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तीसरा क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी। तो इस चीज को हायर स्टडी में पढ़ना है, हायर क्लास में पढ़ेंगे। और ये जो है स्केलर और वेक्टर हम अभी पढ़ेंगे। जैसे स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी कहलाता है दोज क्वांटिटी ऑफ फिजिक्स which having only magnitude is called scalar quantity। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है बट उसके पास डायरेक्शन ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी की दोज क्वांटिटी ऑफ फिजिक्स which having both magnitude as well as direction is known as vector क्वांटिटी। यानी वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसके पास दोनों मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्वांटिटी में क्या है। यहाँ पर डिफिनीशन में है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है वो चीज हम समझेंगे कि व्हाट इज मीन्ड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि ये जो बॉडी है, ये जो कोई ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर है, तो मार्कर का सपोज मान लीजिए कि वेट 10 ग्राम है, तो ये 10 ग्राम वेट क्या कहलाएगा, इसका वेट क्या कहलाएगा, 10 ग्राम है। तो ये जो 10 जो होता है वो 10 ही क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा। जैसे मान लीजिए फोर्स में हम कहते हैं कि फोर्स जो होता है वो कितना 10 न्यूटन का है या फिर 50 न्यूटन का है या फिर कितना भी न्यूटन का है। तो यहाँ पर ये जो 10 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इसको तो हम लोग ग्राम को यूनिट बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, न्यूटन को भी यूनिट बोलेंगे, है ना। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड को डिफाइन करते हैं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड को डिफाइन करते हैं मैग्नीट्यूड द न्यूमेरिकल वैल्यू, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है इज नोन एज मैग्नीट्यूड। उसको क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। किसी भी क्वांटिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है। अब तो यहां पर क्लियर हो गया होगा कि मैग्नीट्यूड क्या है। यहां पर एक डायरेक्शन आता है, जैसे मान लीजिए कि
कोई भी हम जो करते हैं, जैसे फोर्स एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या होता है कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए इस मार्कर को अगर हम इधर फेंके हैं तो ये मार्कर जिस तरफ फेंकेंगे, जिस तरफ फोर्स लगाएंगे उसी तरफ जाएगा। इस बोर्ड को हम मान लीजिए इधर की तरफ हम पुश करें तो ये क्या करेगा, जिधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं उसी तरफ मूव भी करेगा। इसका मतलब है कि ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं, फोर्स एक क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी के पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। वेट और मास में डिफरेंस समझते हैं कि वेट जो होता है यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन मास जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? वेट जो होता है वो, सबसे पहले मास समझते हैं, तो मास जो होता है वो मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी में या फिर किसी भी सब्सटेंस में जो मैटर कंटेंट होता है ना। जैसे मान लीजिए मार्कर है, तो मार्कर कुछ ना कुछ मटेरियल से बना हुआ है, कुछ ना कुछ मैटर से बना हुआ है, वही मैटर उसका क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। मास को हम लोग ग्राम में मेजर करते हैं। मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता है कहीं भी। जैसे मान लीजिए ये है मार्कर, तो मार्कर का कुछ ना कुछ मास होगा, इस मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए मास को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन वहीं पे जो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, तो मार्कर का मास के साथ जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है, मास के साथ जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है अर्थ के कारण, वो टुगेदर विथ फोर्स ऑफ ग्रेविटी मास के साथ वो क्या कहलाएगा, वेट कहलाएगा। यानी मास जो होता है वो सिंपली मैटर कंटेंट इन अ बॉडी होता है। मास जो होता है वो सिंपली क्या होता है, मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी में जो मैटर कंटेंट होता है ना, उसको हम लोग सिंपली मास बोलते हैं। मास के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन वेट जो होता है, वेट W, वो क्या होता है, मास और इंटू जी। ये जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ये जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। ये कुछ ना कुछ क्या लगता है कि एक फोर्स लगता है ग्राउंड के यानी अर्थ के द्वारा एक फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। जैसे मान लीजिए इस दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट है, छोटा एक सुई से लेकर हाथी तक जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर क्या लगता है, अर्थ के द्वारा कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है। तो फोर्स किस पे लगेगा, उसके मास पे लगेगा, और वही फोर्स उसका क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। तो वेट हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का डाउनवर्ड की तरफ लगता है, नीचे की तरफ लगता है, उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होता है। तो उस वेट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वहीं पे जैसे मान लीजिए रेट ऑफ मोशन होता है, तो रेट ऑफ मोशन में एक आता है स्पीड और दूसरा वेलोसिटी है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों सिमिलर टर्म है, लेकिन एक डिफरेंस है कि जब बॉडी का डायरेक्शन, मूविंग बॉडी का डायरेक्शन अगर फिक्स नहीं होगा तो उस समय जो उसका रेट ऑफ मोशन कहलाएगा वो स्पीड कहलाएगा, जो आगे हम टर्म में पढ़ेंगे। बट वैसा बॉडी जो एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, तो उस समय जो उसका रेट ऑफ मोशन होगा, उसके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन होगा, उसके पास एक फिक्स डायरेक्शन होगा, तो उस समय उस रेट ऑफ मोशन को स्पीड ना बोल के हम उस समय क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। यानी वेलोसिटी एंड स्पीड आर बोथ सिमिलर टर्म, बट वन डिफरेंस इज दैट वेलोसिटी हैव इट्स ओन डायरेक्शन बट स्पीड हैव नॉट इट्स ओन डायरेक्शन। स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है। तो एग्जांपल हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, स्केलर क्वांटिटी मास हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस भी क्या कहलाता है, एक स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। वर्क डन जो होता है, वर्क, एनर्जी, ये सब क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी। वर्क या फिर एनर्जी के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। उसके बाद एग्जांपल लेंगे हम इसका वेक्टर क्वांटिटी का, तो डिस्प्लेसमेंट, जो आगे हम पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होता है, आगे हम पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन होता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे,
वेट होता है किसी भी बॉडी का, एक्सेट्रा, ये सब क्या कहलाता है? ये सब वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये सब क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस पढ़ते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्टेंस? ये डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस मतलब भी दूरी होता है और डिस्प्लेसमेंट मतलब भी दूरी होता है। दोनों क्या करता है? किसी भी पाथ का लेंथ मेजर करता है ना, लेकिन डिफरेंस क्या है? दोनों को अलग अलग हम लोग क्यों पढ़ते हैं वो चीज देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि जैसे मान लीजिए बॉडी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट कोई ए है, और इस पॉइंट ए से कोई बॉडी मूव करना है स्टार्ट किया, ठीक है। ये बॉडी ए से पॉइंट ए से कोई मूव करना है स्टार्ट किया, वो किधर गया? 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, सॉरी नॉर्थ नहीं, इधर ईस्ट होता है। 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ होता है, ईस्ट की तरफ गया और फिर वो 4 किलोमीटर साउथ की तरफ आया। 4 किलोमीटर किधर आया? साउथ की तरफ। यानी ये क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, बी पॉइंट पे गया और बी से फिर वो साउथ मुड़ के कहा गया? सी पॉइंट पे आ गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक पाथ ए बी है और दूसरा पाथ क्या है? बी सी है। यहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। ए बी का पाथ का लेंथ है 3 किलोमीटर और बीसी का पाथ का लेंथ है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए ये चीज क्या है? यहाँ पर ये जहां से कोई भी बॉडी जहां से मूव करना है स्टार्ट करता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। तो पॉइंट ए को क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पॉइंट बोलेंगे या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इनिशियल पोजीशन बोलते हैं। और जहां पर वो मूव करना स्टॉप कर दिया है ना, जहां पर वो स्टॉप कर दिया उसको हम लोग फाइनल पॉइंट बोलेंगे या फिर फाइनल पोजीशन बोलेंगे। फाइनल पॉइंट बोले या फिर फाइनल पोजीशन बोले, ठीक है। इनिशियल पोजीशन या फिर इनिशियल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से कोई बॉडी मूव करना स्टार्ट करता है। फाइनल पॉइंट या फिर फाइनल पोजीशन वो पोजीशन होता है जहां पर कोई भी बॉडी रेस्ट में आ जाता है, मोशन करना है स्टॉप कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो देखिए लेंथ का, पाथ का डिस्टेंस क्या है? पाथ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी। तो ये ए बी कितना? 3 किलोमीटर और बी सी कितना? 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर 3 और प्लस 4 कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर। और यही 7 किलोमीटर क्या कहलाएगा? इसका डिस्टेंस कहलाएगा। यानी यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कि द एक्चुअल लेंथ of path, the actual length of path covered by a body, the actual length of path covered by a body is called distance। उसी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। The actual length of path covered by a body is called its distance। अब देखिए डिस्टेंस क्या है? यहाँ पर जो पाथ वो जो कवर किया है एक एग्जांपल में, तो वहां पर डिस्टेंस क्या कहलाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या कहलाएगा?
उस एग्जाम्पल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या कहलाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल कहलाएगा कितना, ये पाथ ए बी और प्लस BC, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, ए बी कितना है 3 किलोमीटर है और BC कितना है 4 किलोमीटर है, टोटल ऐड कर देंगे तो 7 किलोमीटर। ये 7 किलोमीटर का इसका पाथ का लेंथ है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 किलोमीटर है, इस डिस्टेंस के पास कोई एक्चुअल एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। कैसे, ये बॉडी ए से मूव करना स्टार्ट किया, बी पे गया, बी पे जाते ही वो अपना पोजीशन चेंज कर लिया, तो यहाँ पर क्या पता ये एक्चुअल पोजीशन है क्या, कोई प्रॉपर डायरेक्शन है क्या, तो वो डिस्टेंस के पास कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं, सबसे पहले हम इसका SI यूनिट देखते हैं, तो SI यूनिट जो होता है वो मीटर में होता है, यानी the SI unit of distance is मीटर। SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, मीटर होता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वो मैग्नीट्यूड क्या है, 7 किलोमीटर। वो किलोमीटर यहाँ पे क्या कहलाएगा, किलोमीटर यहाँ पर इसका यूनिट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग पहले सबसे पहले डिफाइन कर लें। डिस्प्लेसमेंट जो होता है, द शॉर्टेस्ट लेंथ, द शॉर्टेस्ट पाथ या द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन। देखिए, अब जो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल जहां से स्टार्ट किया और फाइनल जहां पे स्टॉप किया, तो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल एंड इट्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड क्या, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, सेम एग्जाम्पल उठा लेते हैं, सेम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये बॉडी ए से मूव करना स्टार्ट किया, 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया और फिर बी पॉइंट से वो नीचे की तरफ टर्न कर गया, सी पॉइंट पे आया, 4 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे। इनिशियल पोजीशन ए कहलाएगा, फाइनल पोजीशन बी कहलाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कह रहा है, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड इट्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो बताइए, शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा क्या, नहीं, टेढ़ा हो गया। ये होगा क्या, नहीं। ये होगा क्या, शॉर्टेस्ट पाथ, नहीं। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये हो गया शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के पास एक प्रॉपर डायरेक्शन है, स्ट्रेट लाइन के पास एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है। अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हर एक केस में एक स्ट्रेट लाइन आ जाता है, तो स्ट्रेट लाइन के पास एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है। तो अगर उसके पास प्रॉपर डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड भी हो, तो बताइए वो क्वांटिटी क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब यहाँ पे हम लोग इस चीज को, जो AC है, ये जो AC का जो लेंथ है वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा,
डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो यहां पर हम लोग उस पाथ में निकालते हैं कि क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? AC होगा। AC क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब AC कैसे निकालेंगे? तो ये देख रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेनस AC है। तो क्या बताइए पाइथागोरस थ्योरम से AC इक्वल्स टू क्या हम रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कर सकते हैं। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट AC है, डिस्प्लेसमेंट AC है, वो रूट अंडर क्या कहलाएगा? किसका स्क्वायर? AB का स्क्वायर और प्लस क्या कहलाएगा? BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस क्या कहलाएगा? BC का स्क्वायर कहलाएगा। तो बताइए यहाँ पे AB का स्क्वायर कितना? AB है 3 किलोमीटर और BC कितना है? 4 किलोमीटर। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 9 किलोमीटर आ जाएगा और यहाँ पे 16 आ जाएगा। इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा कितना? 25 आ जाएगा। 25 को अगर हम बाहर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा? 5 किलोमीटर आएगा। तो बताइए 5 किलोमीटर टुवार्ड्स किधर? 5 किलोमीटर टुवार्ड्स किधर? ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा? ये डायरेक्शन साउथ है और ये डायरेक्शन ईस्ट है, तो ये साउथ ईस्ट कहलाएगा। ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा? साउथ ईस्ट कहलाएगा। तो ये 5 किलोमीटर टुवार्ड्स क्या? टुवार्ड्स साउथ ईस्ट लिखेंगे। हमेशा वेक्टर क्वांटिटी कहीं भी लिखते हैं तो उसके साथ डायरेक्शन लिखा जाता है, यानी 5 किलोमीटर टुवार्ड्स साउथ ईस्ट, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 5 किलोमीटर होगा। अब देखिए इसका हम लोग SI यूनिट क्या होता है? इसका जो डिस्प्लेसमेंट का जो SI यूनिट होता है वो सेम एज डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस क्या होगा? यानी SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट का जो SI यूनिट होगा वो क्या कहलाएगा? मीटर कहलाएगा। उसके बाद ये एक वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज ऑफ वाई, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। उम्मीद है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये होता है। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेस, यहां पर हम एक चीज पढ़ेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ इस पर क्लैरिटी और देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक बार इधर गया ए पॉइंट से 3 किलोमीटर, ये इधर मुड़ गया 4 किलोमीटर, बी पे आया, फिर सी पे गया और फिर इससे यहां पे डी पॉइंट पे 1 किलोमीटर आके क्या कर गया? स्टॉप कर गया। तो बताइए इस केस में क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा वो टोटल लेंथ ऑफ पाथ क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? यहां पर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? AB प्लस BC प्लस CD। तो यहां पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस 3 किलोमीटर प्लस BC कितना? 4 किलोमीटर प्लस CD कितना? 1 किलोमीटर। अब बताइए सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? हाउ कैन वी कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन होता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं।
तो बॉडी ए पॉइंट से स्टार्ट किया, इनिशियल पोजीशन है, और ये बी सी करके डी पॉइंट पे आके स्टॉप कर गया, ये फाइनल पोजीशन है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड डी के बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। देन हाउ कैन वी कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, देखिए यहाँ पे कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या किए कि यहाँ जो है उसको हम ऐसे कनेक्ट कर दिए, यहाँ पर हम पॉइंट P मान लीजिए। बताइए इस डीपी का लेंथ क्या होगा, 4 किलोमीटर, इसके लेंथ के बराबर होगा, तो ये डीपी का लेंथ कितना हो गया, 4 किलोमीटर। अब बताइए ये 4 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर है, तो क्या 3 किलोमीटर तो इतना था, ये टोटल 3 किलोमीटर है, लेकिन ये 3 किलोमीटर टोटल है। यहां से लेके यहां तक जो आपका डिस्टेंस होगा टोटल 3 किलोमीटर था, यहाँ है 1 किलोमीटर, तो इतना क्या होगा 3 माइनस 2 1 2 किलोमीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर। अब बताइए यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, APD एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें AP का लेंथ 2 किलोमीटर है और PD यानी DP का लेंथ 4 किलोमीटर है। तो क्या हम यहाँ पे AD निकाल सकते हैं, क्या यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट AD जो होगा वो AD क्या होगा, रूट अंडर 2 का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, AP का स्क्वायर प्लस DP का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर AP कितना है 2 किलोमीटर स्क्वायर प्लस DP कितना है 4 किलोमीटर 4 का स्क्वायर। इसको अगर हम स्क्वायर करें 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा। इसको अगर हम ऐड करें तो ये 20 हो जाएगा। अब बताइए 20 रूट के बाहर निकलेगा, टोटल तो नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि 20 जो होगा वो 2 इंटू 5 तो हो सकता है, यानी 2 इंटू 5 होगा, यानी ये एक 2 बाहर निकल जाएगा, 2 रूट 5 तो हो सकता है, यानी 2 रूट 5 जो होगा यहाँ पर क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट किधर, टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, क्या कहलाएगा, साउथ वेस्ट कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसे मान लीजिए कि ये एक सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल है, ये A है, ये O है, ये B है और ये C है। इसका जो है वो 7 किलोमीटर इसका रेडियस है, रेडियस कितना है 7 किलोमीटर। इसका क्या है, रेडियस है। तो बताइए यहाँ पर इसका ये जो कहलाएगा, ये ACB क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ आर्क ACB क्या कहलाएगा, इसका डिस्टेंस कहलाएगा। क्योंकि ये क्या किया, कोई भी बॉडी जो है वो A पॉइंट से स्टार्ट किया और B पॉइंट पे स्टॉप कर गया। यहाँ पर ये फाइनल पोजीशन है और ये क्या है, इनिशियल पॉइंट या फिर इनिशियल पोजीशन है। तो यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस लेंथ ऑफ आर्क ACB कहलाएगा। क्योंकि इनिशियल और फाइनल यहाँ से ऐसे करके मूव करके ये निकल जा रहा है, यहाँ पे स्टॉप कर जा रहा है, तो जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होता है वही क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। तो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ आर्क या फिर लेंथ ऑफ ACB आर्क, ये आर्क को रिप्रेजेंट करता है। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क ACB, और यहीं पर लेंथ ऑफ आर्क ACB
ये आर्क एसीबी है, तो ये आर्क एसीबी का हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर ऑफ द सर्किल, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर या फिर सेमी सरकमफेरेंस, सेमी सरकमफेरेंस। अब बताइए यहाँ पे सेमी सरकमफेरेंस क्या होगा। एक सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, इसका आधा करेंगे तो पाई आर, तो यहाँ पर पाई आर के बराबर हो जाएगा, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7, 7 7 कट गया, 22 किलोमीटर इसका डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ डायमीटर। इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट ए है, इसके भी शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, इसका डायमीटर होगा, तो क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ डायमीटर। डायमीटर का जो लेंथ होगा वो क्या कहलाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो डायमीटर का जो लेंथ होता है वो 2 इंटू क्या होता है, रेडियस होता है, और रेडियस यहाँ पे दे रखा है 2 इंटू 7 इक्वल टू 14, ये 14 किलोमीटर क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जो एक सर्कल है, क्या है, एक यहां पर एक सर्कल है, सर्कल का ओरिजिन O है, इसका रेडियस मान लीजिए आपको 14 मीटर है। कितना है, 14 मीटर। ये कोई भी बॉडी A पॉइंट से स्टार्ट करता है और मोशन करते करते फिर A पॉइंट पे ही स्टॉप कर जाता है, यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या किया, कॉन्साइड किया, एक ही पॉइंट पे मीट कर गया। तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही पॉइंट पे मीट कर गया। तो यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे करेंगे, डिस्टेंस जो हो जाएगा वो इसका एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। तो ये डिस्टेंस क्या है, इसका सरकमफेरेंस के बराबर होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल के बराबर होगा। इसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर होगा, 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 14 है, ये कट हो गया, यहाँ पर 44 इंटू 2 यानी 88 मीटर जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। बट अब डिस्प्लेसमेंट निकालिए, डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है। बट ये जो मोशन कर रहा है वो इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पोजीशन भी क्या है, ए ही है। मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन किसी भी बॉडी का अगर कॉन्साइड कर जाता है, मीट कर जाता है, ओवरलैप कर जाता है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, 0 कहलाता है। यानी यहाँ पे क्या कहलाएगा, 0 किलोमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 0 किलोमीटर कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और जो आपको अगर प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में फीड कर दे। थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड, बाय बाय।